21 जुलाई 2024 की रात की बात है। बांग्लादेश के एक पुल के नीचे एक लड़का बेहोशी की हालत में मिलता है। उस लड़के को उठाकर जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसने कराते हुए चीखते हुए बताया कि उसे बहुत ज्यादा मारा गया, तब तक उसको मारते रहे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। दरअसल जिन्होंने उसे मारा था, जिन्होंने उसे पीटा था, जिन्होंने उसकी हालत बनाई थी, वह लोग कह रहे थे कि इसको मार डालते हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं, अगर एक और मर जाएगा तो क्या जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अगर यह मर गया तो देश में बल मच जाएगा, वह जिंदा था तब ज्यादा बवाल मच गया, वह मर जाता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। ना केवल उसकी वजह से सरकार गिर जाती है, बल्कि इस सरकार के गिरने की और उसके पीछे की जो वजह थी, पूरी दुनिया में इसकी गूंज फैल जाती है। फिलहाल बांग्लादेश की संसद थी वो भंग हो चुकी है। शेख हसीना इस्तीफा देकर दूसरे देशों में शरण मांगने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई सरकार यानी कि अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। और उस जब गठन होता है तो 17 लोगों को चुना जाता है। पूरे मंत्रिमंडल में 17 लोग थे और पुल के नीचे जो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था वो लड़का, वो भी उन 17 लोगों में शामिल हो जाता है। यानी कि उसकी किस्मत कुछ इस तरह से जागेगी, उस लड़के ने भी शायद कभी सोचा नहीं था। और पूरी दुनिया में जब उसका मैसेज जाता है तो पूरी दुनिया भी इस बात को देखकर हैरान। आखिरकार आज की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि यह कहानी की शुरुआत कहां से होती है और यह लड़का कौन था और किसने ये पूरी सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। दरअसल बांग्लादेश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है और जब बवाल मचा हुआ है तो चारों तरफ एक ही आवाज सुनने को मिल रही है, खासकर मीडिया के अंदर, की वहां पर मंदिरों को और हिंदुओं के घरों को, उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लगभग 27 जिलों में 24 घंटे में बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया। कई मंदिरों को तोड़ा गया तो कई अल्पसंख्यकों को चुनकर उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी संपत्ति को लूटा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि शेख हसीना के उस सरकारी आवास में, जहां क्या उनकी कीमती सामान रखे हुए थे, उनकी कीमती कपड़े हो या फिर कीमती वस्तु, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको छीना गया, उनको फिर दुनिया में उनकी रुसवाई की गई। सोशल मीडिया पर वो सब चीजें वायरल भी हो जाती हैं। हालांकि सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में जब आता है तो एक व्यक्ति को, जो कि बताया जाता है कि विदेश में होता है, उसे इन्वाइट किया जाता है कि आप आइए और आप आने के बाद इसके अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। उनका नाम होता है मोहम्मद यूनिस, जिनकी मैं कहानी आपको सुना ही चुका हूं कि किस तरह से 500 की मदद करने के बाद उस व्यक्ति को आज अंतिम सरकार का जो प्रमुख चुना जाता है। उन्होंने मीडिया में अपना बयान दिया और वह कहते हैं कि अगर मुझे अपने देश का नेतृत्व करने का भरोसा देते हो तो पहला कदम यह है कि लोगों पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर सभी हमले बंद किए जाएं। यानी कि जो हिंदुओं पर वहां पर हमले हो रहे हैं उन हमलों को हर हाल में बंद किया जाना चाहिए, इसके बिना मेरे प्रयास बेकार हैं और बेहतर होगा कि मैं पद छोड़ दूं। यानी कि उस व्यक्ति को साल 2007 में जो वहां की सेना होती है, सेना ने ऑफर दिया था, खुला ऑफर, कि आप देश पर राज करिए क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जब दूसरी बार मौका दिया जाता है, दूसरी बार मौका मिलने के बाद वो व्यक्ति साफ साफ कहता है कि अगर किसी भी हिंदू पर हमला होता है तो वह इस पद से इस्तीफा दे देंगे। अब वो बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है उसकी मुख्य सलाहकार हैं। आखिरकार कहानी कहां से शुरू होती है, इसी पर चर्चा करते हैं। 26 मार्च 1971 की यह बात है जब पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि जो उस पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ करता था और वही राज किया करता था पाकिस्तान, लेकिन देश में आंदोलन चल रहा था और आंदोलन चलते चलते इसको 26 मार्च 1971 को आज़ादी का तमगा मिल जाता है। यानी कि ये आज़ाद हो जाता है और इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान से बदलकर बांग्लादेश रख दिया जाता है। और जो बांग्लादेश रखा जाता है तो सरकार अपना काम करना शुरू कर देती है। जिस तरह से संसद में बैठकर नए कानून बनाए जाते हैं, तो कानून बनाया जाता है साल 1972 में कि जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया है उनके परिवार वालों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही थी। किसी को इस बात पर ऐतराज नहीं होता है और यह मामला आगे चलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे विरोध में स्वर भी उठने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि इनके परिवार के लोगों को मिला तो मिला, अब उनकी पोती पोते या उनसे भी जुड़े लोगों को यह लाभ
मिलता रहेगा आरक्षण में कोटे में, तो इसलिए यह खत्म होना चाहिए और इस पर समय पर विरोध प्रदर्शन वगैरह होते रहते थे। होते होते साल 2018 आता है और जब साल 2018 आता है तो इस आरक्षण नीति को सरकार भंग कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन मामला फिर कोर्ट में चले जाता है, कोर्ट में जाता है तो जून 2024 को हाई कोर्ट इस आरक्षण को पुनः बहाल कर देता है। यानी कि जो भी देश में आंदोलन हुआ था आजाद कराने के लिए, उनके परिवार वालों को, उनसे जुड़े हुए लोग को, उनके करीबियों को 30% आरक्षण की जो बात थी वो पुनः बहाल हो जाती है। तो उसके बाद फिर बवाल मचना शुरू हो जाता है। अब जगह जगह देश भर में यह जून 2024 के बाद में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है और धरना प्रदर्शन कुछ इस तरह से होता रहता है कि 15 जुलाई 2024 तक की धरना प्रदर्शन की जो रफ्तार थी बहुत तेज बढ़ने लगती है। ढाका यूनिवर्सिटी की बात है, ढाका यूनिवर्सिटी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा आवामी लीग यानी कि जो शेख हसीना की पार्टी है उससे समर्थित जो छात्र होते हैं वह कहीं ना कहीं इस आरक्षण के पक्ष में होते हैं। सरकार जैसा चाहती है वह वैसे सरकार की बोली बोल रहे थे, लेकिन छात्रों को इस बात पर गुस्सा आने लगता है और जब छात्रों को गुस्सा आने लगता है तो यहां पर कुछ 15 जुलाई 2024 को मारपीट की स्थिति पैदा हो जाती है। छात्रों के ही दो गुट जब आपस में भिड़ जाते हैं तो 100 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक तरफ तो पूरे देश में हंगामा चल रहा है आरक्षण को लेकर, एक तरफ ढाका की यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के दो गुट भिड़ जाते हैं और 100 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। अगला दिन आता है तो अगले दिन और ज्यादा बवाल बच जाता है और 19 जुलाई 2024 को 6 लोगों की हत्या हो जाती है, यानी कि 6 लोग विरोध प्रदर्शन की वजह से मारे जाते हैं। अब ये स्थिति और ज्यादा भयानक होनी शुरू हो जाती है। 19 जुलाई आती है और 19 जुलाई आने के बाद फिर 67 लोग मारे जाते हैं, यानी कि घायलों की संख्या तो लगातार बढ़ी रही थी लेकिन मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। और इसी आंदोलन में 3 लोगों का नाम बड़ी तेजी के साथ आने लगता है। पहला नाम होता है नाहिद इस्लाम का, दूसरा नाम होता है आसिफ महमूद का और तीसरा नाम अबू बकर मजूमदार। ये 3 प्रमुख थे। हालांकि और भी छात्र छात्राएं वगैरह प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत सारे आम लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनका नाम कुछ तेजी से जब सामने आने लगता है तो 20 जुलाई 2024 को हॉस्टल से इन जो छात्र होते हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें नाहिद इस्लाम होता है, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद खासकर नाहिद इस्लाम के साथ कुछ इस तरह से मारपीट की जाती है कि उसे लोहे की रोड से तब तक मारा जाता है, तब तक पीटा जाता है, तब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। एक ही मांग थी कि जो भी हो रहा है इसको जितनी जल्दी हो सके तत्काल प्रभाव से बंद करिए, क्योंकि पुलिस वही भाषा बोलती है जो सरकार बोलती है, जो सरकार बुलवाना चाहती है। इसमें यह भी बताया जा रहा था कि यह मामला कोर्ट में इसलिए जानबूझकर भेजा जाता है ताकि पब्लिक में विरोध ना हो सके, क्योंकि अगर कोई कोर्ट के विरोध में बोलता है तो यह कोर्ट की अमानना मानी जाएगी। इसलिए सरकार ने अपने बाले की जो गेंद थी वो कोर्ट के हिस्से में डालकर कहीं ना कहीं जनता को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन छात्रों ने जो कोर्ट था उसके विरोध में भी जाना पसंद किया और वो कोर्ट में चले जाते हैं। इस लड़के को जब मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद फिर इसे बेहोशी की हालत में एक पुल के नीचे फेंक दिया जाता है, यह सोचकर कि शायद ये अब इतनी बुरी तरह से डर गया है कि शायद अब आगे विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन जो प्रदर्शन की रफ्तार थी वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है और प्रदर्शन जब आगे बढ़ता है तो ये पिटाई के बावजूद भी प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए हालांकि कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो बड़ी संख्या में छात्रों का हॉस्पिटल के अंदर ही जमघट लाना लगना शुरू हो जाता है। छात्र छात्राएं हॉस्पिटल में आ रहे थे और भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में आ रहे थे। खुफिया विभाग को यह सूचना मिलती है कि वह छात्र तो फिर से सक्रिय हो रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि उन लड़कों को शांत किया जाए। 26 जुलाई 2024 को फिर से उस छात्र सहित उसके दोस्त होते हैं नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर मजूमदार, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उनकी कोशिश थी कि यह अगर पुलिस की कस्टडी में रहेंगे तो शायद मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा था बल्कि मामला लगातार बढ़ रहा था। अगर हम नाहिद इस्लाम की बात करें तो नाहिद इस्लाम की जो उम्र है फिलहाल 26 साल के आसपास है। वो समाज शास्त्र के स्टूडेंट होते हैं और इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में यह मशहूर हो रहे थे। इनके पिता शिक्षक होते हैं और माँ इनकी गृहिणी होती है। हालांकि ये शादीशुदा होते हैं और इनका एक छोटा भाई भी होता है। अगर हम बात करें आसिफ महमूद की तो ये कोमिला एक जगह लगती है, वहां के रहने वाले होते हैं और भाषा विज्ञान में ये मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही अबू बकर मजूमदार
जो कि भूगोल के स्टूडेंट होते हैं, और यह जो धरना प्रदर्शन में लगातार यह अगुवाई कर रहे थे, अब इनको एक बार फिर से छोड़ दिया जाता है। यानी कि 29 जुलाई 2024 को इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उस वीडियो के माध्यम से यह बताया जाता है कि भाई लोग, जितने भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश की संपत्ति को, हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब इन छात्रों को जब यह वीडियो वायरल होने लगता है तो एक तरह से यह मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते की तरफ जाने लगता है, शांत होने लगता है। लोगों के दिमाग में भी आने लगता है कि हाँ, बात तो ये सही कह रहे हैं। लेकिन 3-4 दिन के बाद यानी कि 4 अगस्त 2024 को एक वीडियो फिर से वायरल होता है। उस वीडियो में फिर नाहिद इस्लाम आसिफ महमूद यह आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत मारा गया, पीटा गया, कहलाया गया कि वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाने के बाद यह कहो कि ये धरना प्रदर्शन है, इसे पूरी तरह से शांत कर दीजिए, नहीं तो फिर तुम्हें तुम्हारे परिवार के लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यह डर जाते हैं और पुलिस की कस्टडी में रहते हुए ये वीडियो बना देते हैं, और जब पुलिस से आज़ाद होते हैं तो एक वीडियो और बनाते हैं और उस वीडियो में एक संदेश देते हैं कि लाठियां काम ना आई तो हम बंदूक भी उठाएंगे, और शेख हसीना, तुम देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हो, हमारी तुमसे 2 शर्तें हैं। पहली यह कि संसद को भंग किया जाए, दूसरा यह कि शेख हसीना तुम पद से इस्तीफा देकर अब यहां से अलग हट जाओ। साथ ही एक और चेतावनी दी जाती है आर्मी के चीफ को। उनसे कहा जाता है कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि शेख हसीना पद से इस्तीफा देंगी और आप इस देश पर राज करेंगे तो ये गलतफहमी मत पालना। आर्मी भी इस देश पर राज नहीं करेगी, लेकिन राज करने का अगर नाम आता है तो जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके तहत वो बात करते हैं, लेकिन वो आर्मी के लिए और शेख हसीना के लिए तो बिल्कुल खासकर तैयार नहीं होते हैं। और इसके बाद जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है 4 अगस्त होते होते 5 अगस्त को बड़ी संख्या में लोगों का जमघट अब शेख हसीना के सरकारी आवास जो होता है उसकी तरफ रुख करते हैं। लाखों की संख्या में लोग होते हैं। अब ऐसी स्थिति में आर्मी चीफ शेख हसीना को 45 मिनट का समय देकर उनसे कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे, और वाकई सचमुच नुकसान पहुंचा देते हैं। उनका हेलीकॉप्टर उड़ता है और यूपी का गाजियाबाद एक जगह लगती है, जिला लगता है, उसी के पास एयरवेज हिंडन है, तो वहां पर जाकर उनका लैंड करता है हेलीकॉप्टर, और उसके बाद फिर वह इंडिया में शरण लेती हैं। हालांकि दुनिया भर में वह मदद मांगते हैं कि आप मुझे अपने यहां पर शरण दे दीजिए, लेकिन कोई ना मुस्लिम कंट्री ना लंदन ना बनाने लगते हैं। और इसी बीच में एक अंतिम सरकार की बांग चलने लगती है, और जो यहाँ के चीफ होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुझा है जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस होता है। मोहम्मद यूनुस विदेश में थे, क्योंकि देश में रहते उन्होंने कई बैंक खोले, करोड़ों लोगों की मदद की, और उनका जो चेहरा था एक सोशल वर्क के रूप में, एक बैंकर के रूप में, करोड़ों लोगों की मदद के रूप में शामिल था। जब उनको बुलाया जाता है तो वह साफ साफ कहते हैं कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर आऊंगा कि जिस तरह से अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है, यदि उन्हें निशाना बनाना आप छोड़ देंगे तो शायद मैं आ जाऊंगा, यदि बनाते रहे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी स्थिति में यह भारत के लिए भी वाकई खुशखबरी की बात है कि एक तरफ पूरे भारत में चिंता हो रही थी अल्पसंख्यकों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, तो जिस तरह से यह मुख्य सलाहकार के रूप में एक तरह से प्रधानमंत्री की जितनी इस व्यक्ति को यानी कि मोहम्मद यूनुस को शक्तियां, ताकत मिल जाती हैं। जब यह 8 अगस्त 2024 की रात को शपथ ग्रहण कर रहे थे तो इसी बीच में एक और जो इनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले थे, उन 17 कैबिनेट में शामिल होने वालों में 2 वो छात्र भी शामिल होते हैं जो आंदोलन के मुख्य चेहरे थे, मुख्य रूप थे, जिसमें नाहिद इस्लाम होते हैं जो पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिलते हैं, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जाता है। साथ ही जो आसिफ महमूद होते हैं उनको भी कैबिनेट की बैठक में, उसमें कैबिनेट में शामिल किया जाता 17 लोगों में, और यह कहते हुए कि युवाओं को भी अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं की वजह से जब देश की तस्वीर बदल रही है तो आगे भविष्य में क्या होगा, यदि क्या नहीं होगा, यह तो अगर भविष्य तय करेगा। लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव रुख के साथ यह मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं जैसे भारत के 1971 से लेकर आज तक संबंध अच्छे बताए जाते रहे हैं बांग्लादेश के प्रति, यदि सरकार इसी राह पर चली तो शायद भारत से अच्छे संबंध होंगे, और जो यहाँ से व्यापार का आयात और निर्यात होता है जिसमें अरबों खरबों का लेन देन होता है, वो वैसे ही बरकरार रहेगा। यदि अल्पसंख्यकों पर या फिर जो उनकी नीतियां हैं अगर बदल जाती हैं और यह उनको हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाता है तो शायद भारत
के रुख कड़े हो सकते हैं और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जैसे पाकिस्तान से कई बार युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।